तो मेरे स्टूडेंट्स कई बार मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आदित्य भैया, एक बार हमारा यूएस सीएमए ये कोर्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम कौन सी प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हैं, मतलब कौन से कंपनी में किस रोल में हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा आंसर बहुत सिंपल होता है, आप इस कोर्स के मतलब यूएस सीएमए के करिकुलम को पढ़ लो, रादर समझ लो, और ये करिकुलम समझने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से कंसेप्ट्स आपको सिखाई जा रही है और वो रियल लाइफ सिनेरियो में, बिजनेसेस में, अलग अलग फर्म्स में कहाँ पर टेस्ट होती है। एक बार आप इस करिकुलम को समझ लेते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आप कौन से रोल्स में काम कर सकते हो। तो हियर्स द ड्रिल, हम आज के वीडियो में यही देखेंगे कि यूएस सीएमए करिकुलम में क्या होता है, और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको आपका आंसर दे दूंगा कि आप यूएस सीएमए कंप्लीशन के बाद कौन से प्रोफाइल को टारगेट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो यूएससीएमए इस कोर्स के करिकुलम में ओवरऑल 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दोनों पार्ट्स का ओवरऑल पर्सपेक्टिव या बिजनेस को देखने का अप्रोच कंप्लीटली अलग है। वैसे दोनों पार्ट्स में ओवरऑल 6 सब्जेक्ट्स या फिर इन सीएमए करिकुलम टर्म्स 6 सेक्शंस है, सेक्शन ए टू सेक्शन एफ। हम एक बिजनेस सिनेरियो बिल्ड करते हैं, रादर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और उसके बेसिस पे हम ओवरऑल करिकुलम को समझ लेते हैं। आई थिंक दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट थिंग्स। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आई हैव वन क्विक अनाउंसमेंट। आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। मैंने रिसेंटली फिनस्ट्रीट एजुकेशन ये वेंचर स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं खुद यूएस सीएमए पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली सीएमए पढ़ना हो तो आप हमारे पुणे क्लासरूम में आ सकते हो, या फिर आप हमारा वर्चुअल लर्निंग क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, जो हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सपोर्ट मॉडल है, दैट इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय IIM लखनऊ प्लेसमेंट स्ट्रक्चर. So when it comes to getting placed in top MNCs or even big four companies, I will personally take care of that. लेकिन ये होने के लिए I hope to see you in the classroom soon. Please enjoy rest of the video. So coming to CMA part 1 now. ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक टेबल है और उसके एक साइड पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं और दूसरे साइड पे बिजनेसेस बैठे हैं, जैसे यूजुअली शार्क टैंक में होता है। सीएमए पार्ट 1 का पूरा फोकस होता है इन बिजनेसेस के ऊपर। तो इमेजिन कीजिए एक नया बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उनको फ्रेश कैपिटल मिला है, कुछ कैपिटल फाउंडर ने इन्वेस्ट किया है, कुछ बैंक से लोन मिला है और कुछ लेट्स से बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो जब आप ये कैपिटल लेते हो और एक साल के लिए अपना बिजनेस रन करते हो, एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना पड़ता है? आपको आपके बुक्स क्लोज करने पड़ते हैं। बेसिकली जो भी अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ओवरऑल आपके बिजनेस का पिक्चर दिखाना पड़ता है अपने फाउंडर को। लेट्स से अगर वो सेपरेट हो तो फाउंडर को, अगर बिजनेस में ही है देन फाउंडर इज इंक्लूडेड ऑलरेडी। लेकिन बैंक लोन लिया है तो बैंक को भी सबमिट करना पड़ेगा डेटा, अगर बाहर के कोई इन्वेस्टर्स है उनको भी सबमिट करना पड़ेगा डेटा। तो ओवरऑल आपको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और ये हो गया आपका सीएमए पार्ट 1 का सेक्शन ए, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। अभी चलो, रिपोर्टिंग तो हो गया, लेकिन जब आप अगला साल स्टार्ट करोगे, आपके पास ओवरऑल कुछ कैपिटल बचा होगा, लेट्स से प्रॉफिट से कुछ रिजर्व्स आ गए होंगे, अगले साल के लिए क्या करोगे? यू विल प्लान फर्स्ट कि अगले साल हमें कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं, सेल्स वाइज, कॉस्ट कंट्रोल वाइज या बाकी के टारगेट्स। उसके बाद आप बजट एलोकेट करोगे। एक बिजनेस में यूजुअली एक डेडिकेटेड बजट दिया जाता है, लेट्स से ऑपरेशंस को, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो, सर्विसेज बना रहे हो। एक बजट सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को दिया जाता है, एक बजट HR को दिया जाता है, एंड लास्टली हम कुछ हद तक फॉरकास्टिंग भी करते हैं कि अगले 2 साल में, 5 साल में या 10 साल में हमारा मार्केट कहाँ पे जा रहा है, हमारा बिजनेस कहाँ पे जा रहा है, और उसके लिए हम ओवरऑल प्लानिंग और इंटरनल एनालिसिस कैसे करेंगे। तो बेसिकली आप अगर इन तीनों चीज़ों को एक साथ देखोगे, प्लानिंग, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, इसका कोर होता है एक बिजनेस का स्ट्रैटेजी, और यही स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं सेक्शन बी में। सो दिस फॉर्म्स योर सेक्शन बी, प्लानिंग, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। अभी चलो, प्लान कर लिया, बजट कर लिया और फॉरकास्ट भी कर लिया, इसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हम कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे कि यार ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ है। इसे कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस, और इसको हम काफ़ी इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट अपना खुद का परफॉर्मेंस और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इसी के ऊपर तो डिफाइन करता है। तो दिस फॉर्म्स योर सेक्शन सी, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ कमिंग टू मेजर फंक्शंस इन अ बिजनेस। वैसे बिजनेस में एट अ मैक्रो लेवल 2 ही फंक्शन होते हैं, एक होता है रेवेन्यू फंक्शन और एक होता है कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू मतलब जो भी सेल्स, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग करके रेवेन्यू आ रहा है बिजनेस में, वो हो गया आपका फ्रंट एंड या रेवेन्यू सेंटर। दूसरा होता है कॉस्ट सेंटर। अगर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल की बात करोगे कि वो इस इकोसिस्टम में कहाँ पे आता है, वो आता है कॉस्ट सेंटर, इस पार्ट पे। और कॉस्ट सेंटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जितनी कम कॉस्ट उतना अच्छा, क्योंकि उतना ज्यादा बिजनेस प्रॉफिट कमा पाएगा। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट मैनेजमेंट ये पार्ट एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जो करने के लिए CMAs आर परफेक्ट फिट। तो आता है यहाँ पे हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन डी, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट।
तो चलो हमने इस बिजनेस में एंड टू एंड अभी काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है, जहाँ पे हमने रिपोर्टिंग कर लिया, प्लानिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग कर लिया, परफॉर्मेंस को मैनेज कर लिया, कॉस्ट को भी मैनेज कर लिया। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल कि इन नंबर्स में कुछ गड़बड़ हो, कहीं पे स्कैम या फ्रॉड चल रहा हो, कोई नंबर्स को मैनिपुलेट कर रहा हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है क्रिटिकल, किस चीज़ की? इंटरनल कंट्रोल की। यहाँ पर हम इंटरनल ऑडिटर्स या फिर ड्यू डिलीजेंस एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करके देख सकते हैं कि यार जो भी चल रहा है वो सही से तो चल रहा है ना, क्रॉस चेक या वेरिफिकेशन कहीं पर तो हो रहा है ना। दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज इंटरनल कंट्रोल्स। ये हो गए हमारे ओवरऑल क्रिटिकल फंक्शंस रादर यूएससीएमए करिकुलम के सेक्शंस। लेकिन ये तो 5 हो गए, मैंने कहा था ओवरऑल 6 सेक्शन है, A to F। तो सेक्शन F कौन सा है? वेल, ये कौन सी चीज होती है जो हर बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट करती है, कॉस्ट कम करती है एंड जस्ट मेक्स एवरीथिंग काइंड ऑफ इंटीग्रेट टुगेदर? वो होता है टेक्नोलॉजी। और यही हमारा लास्ट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन F, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। यहाँ पर आप जो कुछ भी लेटेस्ट चीजें चल रही है मार्केट में रिलेटेड टू फिनटेक रादर, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंस डोमेन में यूज होती है, यहाँ पर आप डेटाबेस मैनेजमेंट से लेके एनालिटिक्स तक, यहाँ तक कि ब्लॉकचेन और काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को सीखोगे जो आज काफ़ी रेलेवेंट है। एंड आई थिंक दिस इज द फैक्टर वेयर आई लव प्रोफेशनल कोर्सेज, जहाँ पर ट्रेडिशनल जो हमारी डिग्रीज है दे कुडंट अपडेट देमसेल्व्स। लेकिन अभी ब्लॉकचेन इंक्रिप्शन के लिए काफ़ी जगह पे यूज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। मैं जब डॉइच बैंक में काम कर रहा था, मैं खुद एसक्यूएल की क्वेरीज रन करता था, डेटा एक्सट्रैक्ट करके टैब्ल्यू में एनालिटिक्स पे यूज करता था। तो ये चीज़ें काफ़ी रेलेवेंट है। इवन दो आई वाज वर्किंग इन अ बैंक, मैं सॉफ्टवेयर पर ही काम कर रहा था जो कि काफ़ी एडवांस थे। सो टू बिकम इंडस्ट्री रेलेवेंट, आपको टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स एंड टू एंड एक बिगिनर लेवल पे तो सीखना चाहिए, ताकि आप जॉब के लिए रेडी रहो। तो ये हो गए हमारे सेक्शन A टू सेक्शन F, ऑल द सेक्शंस इन CMA पार्ट 1। तो अब आते हैं CMA पार्ट 2 पे, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आपको याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, वी आर इमेजिनिंग अ सिनेरियो कि एक टेबल है जिसके एक साइड पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं और दूसरे साइड पे बिजनेसेस बैठे हैं। CMA पार्ट 1 टॉक्ड अबाउट दिस बिजनेसेस, मतलब ऑपरेशंस रन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है या सर्विस सेटअप है, उसका हम इंटरनल व्यू में एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन अब हम पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हैं। इन CMA पार्ट 2 हम इन्वेस्टर्स व्यू लेते हैं ओवरऑल बिजनेस स्पेक्ट्रम का, कि हम यहाँ पर एनालिसिस करके डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। तो कमिंग टू फर्स्ट सेक्शन नाउ, इमेजिन कीजिए कि शार्क टैंक चल रहा है, 4 से 5 शार्क बैठे हैं और एक एडिशनल सीट पे अभी आप भी बैठे हो। आपके सामने 5 बिजनेसेस है जो पिच कर रहे हैं फॉर कैपिटल, बेसिकली फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि इन 5 बिजनेसेस में से, मतलब लेट्स से बिजनेस ABCDE खड़ा है आपके सामने, तो इन बिजनेसेस में से कौन सा बिजनेस बेस्ट है? आप स्टार्ट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के साथ। यहाँ पर आप बेसिकली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हो एक बिजनेस का ऑन हिस्टोरिकल बेसिस, ऑन करंट बेसिस, प्लस आप एस्टिमेशंस भी अंडरस्टैंड करते हो कि आने वाले टाइम पे एक बिजनेस कैसे परफॉर्म कर सकता है, टू सम एक्सटेंट फोरकास्टिंग का। तो ये हो गया हमारा सेक्शन A, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन CMA पार्ट 2। तो चलो, आपने एनालिसिस तो कर लिया और आपने एक बिजनेस भी सिलेक्ट कर लिया। अभी आपके पास ऑप्शन होते हैं एज एन इन्वेस्टर कि आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इक्विटी थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप ओनरशिप ले सकते हो, हाई रिस्क, राइट? हाई रिस्क के साथ आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए ये भी तो आप कैलकुलेट करोगे। उसके साथ आप लोन भी दे सकते हो, रिस्क थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू इक्विटी, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिटर्न्स कितने मिलने चाहिए ये भी आप कैलकुलेट करोगे। और बाकी के भी तो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे प्रेफर्ड शेयर्स हो गए या फिर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है। इनके प्रोज एंड कॉन्स है, इनका रिस्क और रिटर्न का एक रिलेशन होता है। ये सब आप पढ़ोगे सेक्शन B में, जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस। और इस सेक्शन में मेरे 2 फेवरेट टॉपिक्स भी है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, या सिंपल भाषा में हम मर्जर एंड एक्विजिशंस कह सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंस, जहाँ पे हम करेंसी कन्वर्जन्स कैसे चलते हैं, हेजिंग मतलब करेंसी में रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ये ओवरऑल हम पढ़ते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट सेक्शंस, वन ऑफ द डिफिकल्ट, लेकिन मेरी स्पेशलिटी एज अ टीचर यही है कि मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस को काफ़ी ईजी करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें काम कर चुका हूँ और मैं खास रुचि भी रखता हूँ। तो चलो, अभी आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया, अब आपके बिजनेस के क्रिटिकल डिसीजंस पे आते हैं। आपने कई बार शार्क टैंक में देखा होगा कि शार्क्स आपको यूनिट इकोनॉमिक्स पूछते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब आपका रेवेन्यू क्या है, आपकी कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, COGS, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा। ब्रेक इवन मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट वाला पॉइंट, जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट प्रीटी मच सेम है। तो ये पॉइंट कब अचीव होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। शार्क्स ये भी पूछते हैं
कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है तो इसमें से आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है, ओवरऑल SKUs कितने हैं। आई कैन रिकॉल नमिता आस्किंग कि आपके SKUs कितने हैं, आपका फोकस होना चाहिए एक प्रोडक्ट पे। लेकिन एक हीरो प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, क्या हम उसे स्केल कर सकते हैं, क्या लॉस इनकर करते हुए भी हमें प्रोडक्शन चालू रखना चाहिए या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसका आंसर हमें अगले सेक्शन में मिलता है जिसका नाम है बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, दैट इज सेक्शन C फॉर यू। तो चलो 3 मेन चीजें हो गई। सेक्शन A में हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं। सेक्शन B में देखा रिस्क रिटर्न का रिलेशन कैसे बिल्ड होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट थ्रू आती है। सेक्शन C में हमने देखा बिजनेस लेवल हम डिसीजंस कैसे लेते हैं। लेकिन इस सब में सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल दिस बिजनेसेस। एक बिजनेस में कई तरह के रिस्क होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो, और इस रिस्क को मैनेज करने का एक तरीका होता है, चाहे वो इंश्योरेंस लेना हो, अपने बिजनेस को बंद करना हो, या फिर किसी रिस्क को एक्सेप्ट करना भी हो। तो किस सिनारियो में हम कौन से डिसीजंस लेंगे, ये हम सीखते हैं अगले सेक्शन में जिसका नाम है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। यूजुअली बिजनेसेस का एनालिसिस ईयर ऑन ईयर होता है, मतलब आप करंट ईयर से पिछले साल का, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का एनालिसिस करते हो और अगले कुछ साल का प्रेडिक्शन भी करते हो। जब एक नॉर्मल बिजनेस रन होता है वहां पे गोइंग कंसर्न एज एन अजम्पशन माना जाता है। गोइंग कंसर्न मतलब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसकी कोई एंड डेट नहीं है, वो इटर्निटी तक चलता रहेगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ बिजनेसेस होते हैं, कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, वो एंड डेट के साथ आते हैं। एग्जाम्पल लीजिए एक कंस्ट्रक्शन साइट का। बेसिकली आप 2-3 अपार्टमेंट्स बना रहे हो तो उसकी एक छोटी सी सोसाइटी बनाओगे, उसमें से जो भी फ्लैट्स रेडी होंगे लेट्स से 5 साल में, 10 साल में, वो इवेंचुअली सब फ्लैट्स बेच के यू विल क्लोज द प्रोजेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, एक नया मशीन लिया है, उस मशीन का लाइफ लेट्स से 5 साल है, 6-7 साल है मैक्सिमम। तो 7 साल के बाद जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी, सैल्वेज वैल्यू होगी, उस पर आप मशीन बेच दोगे। तो इस इनिशिएटिव का लाइफ हुआ ओवरऑल 7 साल का। ऐसे जब आपके सामने अलग अलग मशीनरीज रखी जाएंगी, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स रखे जाएंगे, लेट्स से अलग अलग रोड कंस्ट्रक्शन इनिशिएटिव है या बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स रखे जाएंगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है? क्योंकि यहाँ पर बहुत लिमिटेड स्पैन है, ये इटर्निटी तक नहीं जा रहा। तो इसका थोड़ा अलग एनालिसिस होता है जो आप अगले सेक्शन में पढ़ोगे। इस सेक्शन का नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और वैसे ये साउंड थोड़ा ट्रिकी करता है, लेकिन बिलीव मी, अगर आपने स्कूल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अच्छे से सीखा होगा तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एंड नाउ कमिंग टू आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज सेक्शन F। बेसिकली एक बिजनेस रन करते हुए आपको किस तरह के एथिक्स फॉलो करने चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने चाहिए, वैल्यूज क्या फॉलो करने चाहिए, मॉरल ग्राउंड क्या होता है डिसीजन मेकिंग का, फिर फ्रॉड क्यों होते हैं, फ्रॉड ट्रायंगल क्या होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स है जो आप सेक्शन F में पढ़ते हो, जो है प्रोफेशनल एथिक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वैसे आई हैव एन इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू। अगर आपको फिनस्ट्रीट एजुकेशन जो मेरा क्लास है वो ज्वाइन करना है, मुझसे CA में पढ़ना है, तो हमारी अगली बैच नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रही है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैंने डिस्क्रिप्शन में एडमिन का नंबर दे दिया, आप इनसे बात करके एक फ्री डेमो क्लेम कर सकते हो जो खास हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए है। सो होपफुली आई विल सी यू इन द क्लास। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।